हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिप्लोमा इन फार्मेसी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके एक चैप्टर एमटीपी एक्ट। ध्यान से सुनिएगा। एमटीपी एक्ट मींस मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस 1955 एक्ट। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एमटीपी एक एक्ट और है, तो एमटीपी 1971 एक्ट, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, वो दूसरा एक्ट है, उसके बारे में वीडियो बनाई जा चुकी है। तो अभी मैं बात करने वाला हूं द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 की। ध्यान से एक बात मेरी सुनिएगा, जब भी आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। एक्ट एंड रूल्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक्ट एंड रूल्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक्ट पहले आ सकता आता है और जो रूल्स होते हैं वो बाद में पास होते हैं। हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर रूल्स पूछा जा रहा है तो उसका अलग आंसर होगा, एक्ट पूछा जा रहा है तो उसका अलग आंसर होगा। तो मैंने ऐसे डायरेक्टली वीडियो शुरू कर दिया। उससे पहले मैं दो चार चीजें आपसे बता दूं। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ये 8 नंबर के या 16 नंबर के, कभी कभी 16 नंबर के पूछते हैं। इसलिए मैं ये जो चैप्टर है इसके वीडियोस दो पार्ट्स में अलग अलग बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोनों वीडियो के कंटेंट्स में क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर में। तो दोस्त, चैप्टर के अंदर में आपको कंटेंट पढ़ना है। स्क्रीन पे देखिएगा, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव और कुछ डिफिनेशंस पढ़नी। डिफिनेशंस पूछी जाती है कभी कभार पूछी जाती है, उससे अक्सर नहीं पूछी जाती इसकी डिफिनेशंस। आपको समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, कुछ डिफिनेशंस पढ़नी है, फिर आपको ये प्रिपरेशन इसका क्यों किया गया, इस एक्ट का प्रिपरेशन क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो मेन है पार्ट उसका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, या आप समझ लीजिए मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। ठीक है, जिसमें अल्कोहलिक प्रिपरेशंस आएंगी। तो इसे दो प्रकार की होती है, आगे बताऊंगा कितने प्रकार की कैसे होती है। अगला चीज आपको पढ़ना है एक्सपोर्ट ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशन, और फिर आपको पढ़ना है प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर में या इस एक्ट के अंदर में, कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, जो कि हर एक्ट के लास्ट में आपको पढ़ना होता है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो अभी मैंने बताया कि ये दो वीडियोस बनेंगी, तो पहली वीडियो में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमटीपी एक्ट। दूसरा आपको पढ़ना है, कुछ डिफिनेशंस में बताऊंगा, दो चार बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपका पढ़ना है कि प्रिपरेशंस क्या होता है, कैसे होती है। उसके बाद आपको देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशन। ठीक है, इतना हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे वेयर हाउसिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, एक्सपोर्ट ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, प्रोसीजर्स और ऑफेंसेस पेनाल्टीज, ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले, शुरुआत करने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं या मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, इसको एक नाम से और जानते हैं। अगर पेपर में पूछ लेता है तो आप उस नाम को याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी एक्ट। ठीक है, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन इज आल्सो नोन एज अ एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एक्ट क्यों बनाया गया। अभी आपको मैं प्रिपरेशंस भी इसी में बता दूंगा कि ये क्यों बनाया गया, इसी में इंट्रोडक्शन में। तो पहले क्या होता था कि हर स्टेट, जो आबकारी विभाग होता है स्टेट का, कहने का मतलब जो एक्साइज विभाग होता है, वो हर स्टेट का अलग होता था। और स्टेट के अंदर जितने भी लोग प्रिपरेशंस का निर्माण करते थे, प्रिपरेशंस बनाते थे, अल्कोहलिक प्रिपरेशन, नार्कोटिक प्रिपरेशंस, ठीक है, तो उसको लोग क्या करते थे, उसका जो टैक्स होता था वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। हर स्टेट में अलग अलग टैक्स था। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर शराब बनाने में, 1 लीटर अल्कोहल बनाने में कोई स्टेट कुछ अलग कर ले रही है, दूसरी स्टेट कुछ अलग कर ले रही है। तो इस वजह से क्या बनाया, अच्छा ऐसा होता था, तो हर स्टेट के अंदर में एक ही प्रोडक्ट का जो रेट होता था वो बहुत अलग होता था, बहुत उनमें डिफरेंसेस होते थे। तो इस वजह से ये एक्ट बनाया गया, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट। ठीक है, तो ये था इसके कुछ ये इंट्रोडक्शन में ये है कि समझ लीजिए कि ये जो एक्ट था ये पास किया गया, सबसे पहले इस एक्ट को पास किया गया 1955 में, 1955 के अंदर में, और ये भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को ये पूरे इंडिया में लागू किया गया द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट।
ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका उद्देश्य था कि जितने पूरे इंडिया में जहां जहां पर और जितनी अधिक मात्रा में जहां जहां पर अल्कोहलिक प्रिपरेशंस बनती हैं, अल्कोहलिक प्रिपरेशन एक्चुअली यही हम बोलते हैं टॉयलेट प्रिपरेशंस, ठीक है, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस को, जैसे स्प्रिट है, ठीक है, जैसे कॉस्मेटिक्स में को भी हम टॉयलेट प्रिपरेशंस बोलते हैं, अभी बताऊंगा डेफिनेशन में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जहां जहां पर ये सारे प्रिपरेशंस बन रही हैं उनसे टैक्स को, उनसे कर को कलेक्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब इस एक्ट का काम इतना ही था कि ये जो है कर को, टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए अब कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं, थोड़ी सी डिफिनेशंस हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अल्कोहल की डिफिनेशंस आप जानते हो, एथाइल अल्कोहल होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ, अब क्योंकि चैप्टर आप पढ़ रहे हो द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि मेडिसिनल प्रिपरेशंस क्या होती है, टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या होती है। किसी ने पूछ लिया, आपको क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? तो चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेडिसिनल प्रिपरेशंस क्या होती हैं। तो जैसे ड्रग की डिफिनेशन होती है, मेडिसिनल प्रिपरेशंस की भी डिफिनेशन सेम होती है। मतलब इट इज अ ड्रग, लेकिन ये एक ऐसी ड्रग होती है, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी ड्रग होती है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत आती है। क्यों इस एक्ट के अंतर्गत आती है? क्योंकि इस ड्रग को बनाने में या तो अल्कोहल का उपयोग किया जाता है या फिर नार्कोटिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है, जैसे ओपियाइड्स है, जैसे हेम्प है, ठीक है, जैसे कैनाबिस है। तो इन सभी का उपयोग अगर किया जा रहा है किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस को बनाने में, तो उसे हम बोलेंगे मेडिसिनल प्रिपरेशंस व्हिच इज कवर्ड इनटू द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, ठीक है, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत आएंगी। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, जिनमें नार्कोटिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आपका मेडिसिनल प्रिपरेशंस व्हिच इज कवर्ड इनटू द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है टॉयलेट प्रिपरेशंस। टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या होती हैं दोस्त? टॉयलेट प्रिपरेशंस ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनका निर्माण किया जाता है अल्कोहल के उपयोग के द्वारा। अल्कोहल के उपयोग के द्वारा किस वजह से ये बनाई जाती हैं? ये बॉडी को क्लीन करने के लिए बनाई जाती हैं, एक्सटर्नली बॉडी को क्लीन करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका शैम्पू है, आपका साबुन है, मतलब सोप है, शैम्पूज हैं, ठीक है, डिओडोरेंट्स हैं। मतलब ये जो टॉयलेट प्रिपरेशंस होते हैं ये ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी को क्लीन करने के लिए होती हैं, बाहर से इनको स्मूथ करने के लिए होती हैं, या इनको महक देने के लिए होती हैं। जैसे डिओडोरेंट्स होते हैं वो भी आपके टॉयलेट प्रिपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। तो टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये साफ करने के लिए, बॉडी को साफ करने के लिए जो प्रिपरेशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, जिसमें पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अल्कोहलिक प्रिपरेशंस की बात करते हैं, ये दूसरा आपका कंटेंट है, दूसरा टॉपिक है इसी चैप्टर का। वेयरहाउसिंग की हम बात नहीं करेंगे, केवल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली जो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर जो बनती हैं, वो दो प्रकार की लेबोरेटरीज होती हैं उनको बनाने वाली, ठीक है। मतलब दो अलग अलग प्रकार की लेबोरेटरीज के अंदर ये बनती हैं। दोनों लेबोरेटरीज को, एक को बोलते हैं बॉन्डेड लेबोरेटरी और दूसरे को बोलते हैं आउटसाइड बॉन्डेड लेबोरेटरी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी अल्कोहलिक प्रिपरेशंस की, वो दो प्रकार से बनाई जाती हैं, दो प्रकार की अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग लेबोरेटरीज में बनाई जाती है। मैंने आपको बताया, एक होती है इन बॉन्डेड, दूसरी होती है आउटसाइड बॉन्डेड। दोनों की डिफिनेशंस क्या होती हैं, दोनों में थोड़ा अंतर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं दोनों की डिफिनेशंस क्या होती हैं, इन बॉन्डेड और आउटसाइड बॉन्डेड का मतलब क्या होता है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इन बॉन्डेड जो होती है, इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज जो होती हैं, जो कि अल्कोहल्स का निर्माण करती हैं, ये जो एक्साइज ड्यूटीज है, मतलब इनका जो टैक्स है, ये प्रिपरेशंस को बनाने के बाद देती हैं गवर्नमेंट को। ये प्रिपरेशंस बनाने के बाद, उनको बेचने के बाद देती हैं। जबकि आउटसाइड बॉन्डेड क्या होता है, जब ये सामान को बनाने के लिए कच्चा माल खरीदती हैं तभी ये गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी दे देती हैं। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं आउटसाइड बॉन्ड। मतलब ये बंधित नहीं होती हैं, इनमें ये अपने हिसाब से सामान को बना सकती हैं क्योंकि इन्होंने पहले से टैक्स पे किया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इन बॉन्डेड और आउटसाइड बॉन्डेड
लेबोरेटरीज के अंदर में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो दो अलग अलग लेबोरेटरीज में होती है, एक होती है बॉन्डेड और दूसरी होती है आउटसाइड बॉन्डेड। चलिए डिफरेंसेस क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आपका डिफरेंस होता है लाइसेंस में, क्योंकि दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं। एक लाइसेंस होता है फॉर इन बॉन्डेड और दूसरा होता है आउटसाइड बॉन्डेड। ठीक है, मतलब अगर आपने लाइसेंस लिया है इन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए तो अलग प्रकार का लाइसेंस मिलता है, और अगर आपको आउटसाइड बॉन्डेड प्रिपरेशंस बनानी है, मतलब आपको पहले टैक्स देना है, तो उसके लिए अलग लाइसेंस होता है। दोनों अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो अंतर है वो कंस्ट्रक्शन में होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो आपका प्रेमिसेस बनेगा, जो आपका जो लेबोरेटरी बनेगी, उसमें जो रूम्स होते हैं उस पे अंतर होता है। जो बॉन्डेड लेबोरेटरी होती है, ध्यान से देखना, बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या होता है, जितने भी सामान बनेंगे वो आपके एक्साइज ऑफिसर्स की देखरेख में बनेंगे। वो हमेशा एक्साइज ऑफिसर्स आपकी कंपनी में मौजूद होगा। तो एक बात यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपका 4 रूम होता है, मेनली आपका 4 रूम होता है। 4 रूम में पहला रूम आपका होगा पहला रूम होगा आपका जो आप कच्चा माल खरीदोगे उसका स्टोर रूम। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग कैबिनेट होगा। तीसरा आपका होगा फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होगा उसका स्टोर रूम। और लास्ट में जो है आपका एक रूम और होगा जिसमें आप एक्साइज ऑफिसर्स का स्टाफ रखोगे विद बेसिक फर्नीचर। ठीक है, जबकि आउटसाइड बॉन्डेड में क्योंकि एक्साइज ऑफिसर्स नहीं होते तो इनका रूम निकाल दो, बाकी तीनों रूम रहता है। ठीक है, और सभी रूम में एक एक दरवाजे होते हैं, लॉक होता है। ठीक है, तीसरा आपका बहुत अच्छा वो है डिफरेंस है कि इन बॉन्डेड में क्या होता है कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो जब आप सामान को बना करके बेचते हो तब देना पड़ता है, जबकि इन बॉन्डेड में क्या होता, आउटसाइड बॉन्डेड में क्या होता है, आपको उसी समय देना होता है एक्साइज ड्यूटी जब आप सामान को खरीद रहे हो, जब आप कच्चे माल को खरीद रहे हो अल्कोहलिक प्रिपरेशन को बनाने के लिए, और वो कच्चा माल एक्चुअली स्प्रिट होता है। ठीक है, तो जब आप स्प्रिट खरीद रहे हो तभी आपको पैसा दे देना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है इन बॉन्डेड में कि यहाँ पर कोई भी एक्साइज ऑफिसर्स नहीं होते, एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे इन बॉन्डेड में। आउटसाइड बॉन्डेड में कोई एक्साइज ऑफिसर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो आउटसाइड बॉन्डेड है और इनसाइड बॉन्डेड है, इनसाइड बॉन्डेड लार्ज स्केल के लिए यूज की जाती है, आउटसाइड बॉन्डेड स्मॉल स्केल के लिए यूज की जाती है। तो ये सारे डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा उलझाने वाला चैप्टर है, थोड़ा सा इसलिए कम समझ में आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको पहले बताया इन बॉन्डेड आउटसाइड बॉन्डेड, तो हम 2 अलग अलग प्रकार से अल्कोहलिक सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड। ठीक है, मतलब अल्कोहलिक प्रिपरेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बॉन्डेड कैसे होती है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी कंपनी में होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसी हेडिंग के अंदर में दूसरी सब हेडिंग देखेंगे कि जो लाइसेंस होता है बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए वो कैसे बनता है और उसके क्या प्रोविजंस होते हैं लाइसेंस, और उसके फीस क्या होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड लेबोरेटरी, ठीक है, अगर एक बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले कुछ प्रोविजंस होते हैं, उन प्रोविजंस को हम पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि यही प्रोविजंस जो यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं यही बॉन्डेड के लिए भी है, यही इन बॉन्डेड के लिए भी है। बस 1-2 हेडिंग्स मैं बताऊंगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसमें सब हेडिंग हम पढ़ेंगे कि लाइसेंस जो होता है बॉन्डेड लेबोरेटरी का वो कैसे बनता है। ठीक है, उसका फॉर्म कैसे किसको देते हैं, उसके बाद क्या पार्टिकुलर्स उसमें हम फीड करते हैं, क्या सबमिट करते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम इसमें देखेंगे क्या फीस होती है, लाइसेंस के बाद क्या फीस होती है। और नेक्स्ट एक टॉपिक इसमें और बचता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इन बॉन्डेड या आउटसाइड बॉन्डेड उसमें क्या प्रोसीजर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, बट मैं ये आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड लेबोरेटरी। बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर क्या प्रोविजंस होते हैं, मतलब क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है अपने पास से जिससे आपको सही मायने में लाइसेंस मिल सके।
क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आगे आपको चेक करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी प्रोविजंस होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली बात तो आपका सारा कंपार्टमेंट क्लियर होना चाहिए। 4 कंपार्टमेंट विद 1 डोर होना चाहिए, 1 डोर उसमें होना चाहिए, 2 डोर नहीं होना चाहिए, और अच्छा लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो होना चाहिए। दूसरी चीज प्रोविजंस में क्या कि सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि जब भी कोई भी लेबोरेटरी आप बॉन्डेड लेबोरेटरी खोलने जा रहे हैं, तो अगर आपका जो स्पिरिट का वेयर हाउस है, स्पिरिट का मतलब जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है उसका जो कच्चा माल है, उसका जो वेयर हाउस है आपकी कंपनी के पास नहीं है या आपकी कंपनी से बहुत दूर है, आपके लेबोरेटरी से बहुत दूर है, तो आपको अपनी कंपनी के अंदर एक प्लेन स्पिरिट वेयर हाउस का निर्माण करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला प्रोविजंस है। दूसरा है आपका कि एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग रूम होना चाहिए मेडिसिनल प्रिपरेशंस के लिए। एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग रूम होना चाहिए मेडिसिनल प्रिपरेशंस के लिए। और अगर आप मेडिसिनल और टॉयलेट दोनों प्रिपरेशंस बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों का रूम अलग अलग होना चाहिए। आप एक ही रूम में दोनों को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, दोनों का सेपरेट रूम होना चाहिए, अलग अलग रूम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बहुत आसान है, देखो कहानी की तरह है। तीसरा क्या है कि अगर आप मेडिसिनल और टॉयलेट दोनों प्रिपरेशंस बना रहे हो तो दोनों का स्टॉक रूम सेपरेट होना चाहिए, स्टॉक रूम अलग होना चाहिए। आप एक ही रूम में मेडिसिनल प्रिपरेशंस को, टॉयलेट प्रिपरेशंस को, दोनों को नहीं रख सकते हो। मैंने आपको पहले बताया मेडिसिनल प्रिपरेशंस एज अ ड्रग यूज होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं। टॉयलेट प्रिपरेशंस एज अ ड्रग यूज नहीं होती हैं। ठीक है, इसको हम बॉडी में क्लीन के लिए यूज करते हैं, जैसे मेडिसिनल प्रिपरेशंस में दवाएं होती हैं, जबकि टॉयलेट प्रिपरेशंस में शैम्पूज, सोप्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और डिओडोरेंट्स, सेंट्स, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया कि आपको स्टॉक अलग अलग करना है। और आपको अगला चीज बताएं कि अगर आप एक बॉन्डेड लेबोरेटरी बना रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बॉन्डेड इन बॉन्डेड लगभग सेम होता है, तो बॉन्डेड लेबोरेटरी अगर आप बना रहे हो, बॉन्डेड लेबोरेटरी का अगर निर्माण कर रहे हो, तो यहां पे जो आपका एक्साइज ऑफिस है, एक्साइज स्टॉक का ऑफिस है, उसमें कुछ बेसिक्स फर्नीचर होने चाहिए। ये बॉन्डेड में होने चाहिए, इन बॉन्डेड, आउटसाइड बॉन्डेड में नहीं होने। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्साइज ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन आपको बेसिक फर्नीचर रखने पड़ेंगे। एक्साइज ऑफिसर्स आते रहते हैं, दोनों में आते हैं चेक करने के लिए। ठीक, तो एक्साइज ऑफिसर्स के लिए आपको बेसिक्स जो फर्नीचर है उसको रखने हैं, आपको टेबल रखनी है, आपको चेयर रखनी है, आप कूलर लगा सकते हो, एसी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट होता है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग रूम है लेबोरेटरी के अंदर, उसमें एक खिड़की होनी चाहिए, एक विंडो होनी चाहिए, और विंडो में जो आप लोहा लगा रहे हो, आयरन लगा रहे हो, वो फ्लेक्सिबल रॉड होना चाहिए। वो फ्लेक्सिबल रॉड होना चाहिए और लगभग वो 3/4 इंच मोटा होना चाहिए, उसका डायमीटर 3/4 होना चाहिए, और एक फ्लेक्सिबल रॉड होना चाहिए। दूसरा, आप जैसे समझ लीजिए ऐसे 2 रॉड लगा रहे हैं, ऐसे 2 रॉड आप लगा रहे हैं, तो 2 रॉड के बीच में ये 4 इंच का गैप होना चाहिए। 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 इंच लगभग कितना भी होता हो, 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये गैप, 4 इंच से कम होना चाहिए, 4 इंच से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला जो, जैसे मान लीजिए अभी आपको बताऊं, जैसे ये एक वॉल है, दीवाल है, तो दीवाल की ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक के अंदर में जो आपका रॉड है, वो रॉड 2 इंच ऐसे धसा होना चाहिए, 2 इंच अंदर धसा होना चाहिए। बात मेरी समझ में आई होगी कि 2 इंच अंदर धसा होना चाहिए जो आप रॉड लगा रहे हो लोहे का। उसके बाद ये हो गई आपकी खिड़की। उसके बाद खिड़की में, विंडो में अंदर की तरफ से आपको आयरन की नेट लगानी पड़ेगी, आयरन की जाली लगानी पड़ेगी, और जाली में जो मेश पोर है, मतलब जो छेद होता है जाली में, वो 1 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये सारे प्रोविजंस होते हैं अगर आपको बॉन्डेड लाइसेंस चाहिए, बॉन्डेड लेबोरेटरी का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग रूम है या फिर जितने भी रूम है, उन सभी रूम के बाहर आपको ऑयल पेंट में रंगा हुआ सीरियल नंबर का और कौन सा रूम है उसका नाम का लेबल आपको दरवाजे के ऊपर लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे अपने कॉलेज में कि कॉलेज में ऐसे हर रूम के आगे लिखा होता है क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको वो कंपनी में वो करना पड़ेगा, मतलब कंपनी में रूम का नाम और उसका सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग रूम है, उसमें जो
जो वाश बेसिन होता है, वाश बेसिन आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरी के अंदर, ऐसे जहाँ पे हाथ वाथ धुलते हो, जहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करते हो, वो हैंड बेसिन होता है। वहाँ से पानी निकलता है सफाई वाला, ठीक है। वो जितने भी हैंड बेसिन है वो एक कॉमन ड्रेनेज पाइप में जुड़े होने चाहिए और फिर वो बाहर निकले होने चाहिए। आपने अपने कॉलेज में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है, बेसिन में से मतलब जो पाइप है वो एक कॉमन बड़ी पाइप में जुड़ी होती है और बड़ी पाइप से बाहर पानी निकला होता है। ऐसा होना चाहिए आपके कंपनी के अंदर में, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ प्रोविजन। और अगला एक और बचा हुआ है कि जैसे जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो एडिक्वेट होती रहनी चाहिए, और काम होने के बाद में जो रेगुलेटर्स हैं और जो स्विच हैं उसको सेफली हमें लॉक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ प्रोविजंस होते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हो, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हो तो, ठीक। तो ये सारे प्रोविजंस हो गए। अब हम बात करेंगे कि जो लाइसेंस होता है बॉन्डेड लेबोरेटरी का, लाइसेंस होता है जो बॉन्डेड लेबोरेटरी का, वो किस तरह से आपको मिलेगा। अब उसके लिए फॉर्म्स आते हैं, वो फॉर्म्स आपको किसके पास जमा करने हैं। लाइसेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इतना समझ लीजिए कि अगर आपको मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस का निर्माण करना है तो आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो बॉन्डेड हो सकता है, आउटसाइड बॉन्डेड हो सकता है या नॉन बॉन्डेड हो सकता है। अभी एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस का लाइसेंस चाहिए तो आपके पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं बना तो आप मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का लाइसेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का आपका लाइसेंस होना चाहिए, ये अब बात याद रखिएगा, ठीक। इसको लिखना बहुत आसान है। उसके बाद जब भी आप लाइसेंस का निर्माण करवा रहे हो तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भरने के बाद हम 2 लोगों के पास सबमिट करते हैं। 2 अलग अलग लोगों के पास कब क्यों सबमिट करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको बॉन्डेड लेबोरेटरी बनानी है जिसमें आपको एक्साइज ऑफिसर चाहिए तो आपको एक्साइज कमिश्नर के पास अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आपको नॉन बॉन्डेड या आउटसाइड बॉन्डेड लाइसेंस चाहिए तो आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ऑफिसर्स बनाए गए हैं उनको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो लाइसेंस का फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर है, उसमें जो एप्लीकेंट्स है उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए और जो वो डिटेल होनी चाहिए कि आप कब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। मतलब आप 2 महीने पहले, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत 2 महीने बाद करोगे तो आज आपको फॉर्म जमा कर देना होगा, मतलब 2 महीने पहले में फॉर्म जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइसेंस जो कि बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए होता है। जो बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए होता है वही आउटसाइड बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए होता है। वही सारी चीज़ें जो इसमें भर रहे हो वही सारी चीज़ें उसमें भी भरी जाती हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस फीस में चेंज होता है, मैं फीस के बारे में बताऊँगा। चलिए उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो लाइसेंस सबमिट किया जाता है उसमें कौन कौन सी पार्टिकुलर नॉलेज भरी जाती है, कौन कौन सी पार्टिकुलर बातें भरी जाती हैं, क्या क्या आपको फिल करना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको, जैसे कि आप नॉर्मली क्या भरते हो, नॉर्मली आप जब कोई फॉर्म भरते हो तो अपना नाम भरते हो, अपना एड्रेस भरते हो। तो जो एप्लीकेंट्स है उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक फर्म चलाने वाले हो तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस आपको लिखना है। इन केस ऑफ एनी कंपनी, अगर आप कोई कंपनी चलाने जा रहे हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेम, कंपनी का वो साइट जहाँ पे आप कंपनी चलाने जा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग वाली। और अगली चीज़, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी मैनेजिंग एजेंट हैं, जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनका नाम और उनका एड्रेस भी आपको फिल करना होता है आपके लाइसेंस फॉर्म में, उसके बाद ही आप जमा कर पाते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। आपको वो सारी कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो अपनी कंपनी के अंदर उसको लिखना होता है, वो कैपिटल के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। जैसे आप जितना पैसा उसमें लगा रहे हो जिससे वो टैक्स जो है वो आसानी से उसको मतलब उसको ले सकें, वो समझ सके कि आप कितनी बड़ी कंपनी खोलने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको जो भरनी होती है वो ये भरनी होती है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहे हो उसमें जो एक्साइज ऑफिसर्स आपको चाहिए वो होल टाइम के लिए चाहिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए चाहिए या पार्ट टाइम के लिए चाहिए, उनकी सर्विस आपको कितनी चाहिए ये भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो कि आपको सिंगल कोई एक्साइज ऑफिसर चाहिए या पूरा स्टाफ चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हो तो आपको ये सारी बातें उसमें फिल करनी होती हैं कि आपको एक्साइज स्टाफ कैसा चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपको उसमें फिल करना होता है या फिल करना चाहिए आपके कंपनी के अंदर जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रिपरेशंस आप बनाने वाले हो, जितनी अधिक मात्रा में प्रिपरेशन बनाने वाले हो, आपने जितना कच्चा माल खरीदा है, ठीक है, उस चीज़ को, या आपने पिछले साल जितना बनाया है, पिछले साल आपने जितना मतलब अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाया है। अभी आप कह रहे हो कि पिछले साल कहाँ बनाया भैया, अभी तो मैं लाइसेंस लेने जा रहा हूँ। नहीं, अगर आप रिन्यू करा रहे हो लाइसेंस तो आपने पिछले साल जितना बनाया है उसको भरना पड़ता है, नहीं तो आपको नहीं भरना पड़ता, ठीक है। तो पिछले साल की मात्रा को तभी आप भरोगे जब आप दोबारा से बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद अगली चीज़ भरनी होती है आपको फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि आप अपने कंपनी को कितना डेवलप करने वाले हो। अपनी कंपनी को जो अगर आप डेवलप करने वाले हो तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ता है कि और भी आप इन्वेस्ट करोगे, अपनी कंपनी को और बड़ा करोगे और भविष्य में आपको ज़्यादा एक्साइज ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो अमाउंट जो, जैसे आपको जो एक्साइज पे करना है उसको आप कैश में करोगे, मतलब डायरेक्टली कैश दोगे या फिर गवर्नमेंट प्रॉमिसरी दोगे, तो उसको भी आपको फिल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें फिल करना है कि आपके पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कौन सा किस नंबर का लाइसेंस है, उसको भी इसमें फिल करना होता है, ठीक। और फिर एक चीज़ और यहाँ पे कि जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, जितनी भी प्रिपरेशंस आपने आपकी वही बात आपने इस साल बनाई है या पिछले साल बनाई है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको एनलिस्ट करनी होती है, कैटलॉग बनाना होता है लाइसेंस के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लाइसेंस के अंदर भरना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ़ीस क्या लगती है, फ़ीस क्या जमा करनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि बॉन्डेड लेबोरेटरी की जो फीस है और इन बॉन्डेड लेबोरेटरी की जो फीस आउटसाइड बॉन्डेड लेबोरेटरी की जो फीस है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो फीस है इन बॉन्डेड लेबोरेटरी की, उसमें अगर आप लगभग 4000 एलपी मतलब 4000 एलपी लीटर्स अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो या उससे कम कंजप्शन कर रहे हो तो आपको 100 रुपये पर एनम फीस जमा करनी पड़ती है। अगर आप 4000 एलपी लीटर से ज़्यादा यूज कर रहे हो तो आपको 200 रुपये फीस जमा करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है पर एनम लाइसेंस के साथ में। और अगर आप कोई अल्कोहल का खुद अल्कोहल बना करके डिस्टिलेशन के द्वारा उसका यूज कर रहे हो फॉर यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आपको 25 रुपये पे करनी पड़ती है, केवल 25 रुपये की फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इतना। और ये सारी चीज़ें जैसे कि फ़ीस आप आसानी से याद कर सकते हो। अब यहीं पे लगे हाथ में आपको बता देता हूँ आउटसाइड बॉन्डेड की फ़ीस क्या होती है। आउटसाइड बॉन्डेड जो आप प्रिपरेशंस बनाने जा रहे हो, उन आउटसाइड बॉन्डेड में आपको स्मॉल स्केल पे सामान को बनाना होता है। मतलब आप स्मॉल स्केल पे बना रहे हो, मतलब आप कम अमाउंट में सामान बना रहे हो। पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में आप चीज़ों को बनाते हो। तो सबसे पहले अगर आप कंजप्शन कर रहे हो 125 एलपी लीटर्स पर एनम या इससे कम अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो 125 एलपी लीटर या इससे कम, तो आपको 10 रुपये फीस देनी पड़ती है। और अगर आप इस अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो 125 से ज़्यादा लेकिन 500 से कम, 500 लीटर से ज़्यादा आप कंजप्शन नहीं कर सकते पर ईयर, ठीक है, पर एनम, तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 25 रुपये पर ईयर। और अगर आप खुद बना करके, वही बात, खुद बना करके अल्कोहल का उपयोग कर रहे हो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बनाने में या फिर यूनानी प्रिपरेशन बनाने में, तो आपको 25 रुपये फीस देनी पड़ती है, ठीक। तो ये हो गया आपका लाइसेंस, जो कि लाइसेंस फीस जो कि होती है आउटसाइड बॉन्डेड के लिए। देखिए दोनों मैंने आपको बताया सेम है, दोनों आपकी सेम है, सिर्फ लाइसेंस भरना कैसे आप सेम है, प्रोविजंस क्या है, आपको लाइसेंस कब मिलेगा, क्या कैसे होनी चाहिए आपकी कंपनी, दोनों सेम है, आउटसाइड इन बॉन्डेड, ठीक है। मतलब इन बॉन्डेड और आउटसाइड बॉन्डेड दोनों सेम है, सिर्फ फीस में डिफरेंस है और फॉर्म किसके पास जमा करना है इसमें डिफरेंस है। बॉन्डेड में क्या करना है, आपको फॉर्म उसके पास जमा करना है, एक्साइज कमिश्नर के पास। इन और आउटसाइड बॉन्डेड में आपको जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं एक्साइज ऑफिसर्स, उनको जमा करना है, ठीक है। दोनों इतने में अंतर है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या क्वेरीज करता है एक एक्साइज ऑफिसर जब लाइसेंस देता है। लाइसेंस देने से पहले वो क्या क्वेरीज करता है, क्या चीज़ें कोई पूछताछ करता है। तो सबसे पहली चीज़ वो ये पूछताछ करता है कि जब वो लाइसेंस दे रहा है तो आपकी कंपनी में आएगा। आपकी कंपनी में आने के बाद वो पूछेगा जो उसके लोग होंगे,
उनकी क्वालिफिकेशंस को देखेगा, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखेगा, उसकी जांच करेगा। ठीक है। दूसरा, वो आपके कंपनी के अंदर सारे इक्विपमेंट्स की जांच करेगा, वो सही है या नहीं है, और जो अप्लीकेंट्स है उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको भी देखेगा, क्या वो काम कर सकता है कि बीच में भाग जाएगा। उसके बाद आपके जो मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग है उसकी जांच करेगा, उसकी वो जांच करेगा क्या वो बनाने लायक है, क्या वो लाइसेंस देने लायक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्साइज ऑफिसर होता है वो चेक करता है। तो अभी हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड, आउटसाइड बॉन्डेड, दोनों में मतलब इन बॉन्डेड मैंने आपको जैसे बताया सेम आउटसाइड बॉन्डेड है। ठीक। अब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।